स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी संगठन संरचना के प्रारूप। ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गत अध्याय में संगठन संरचना से संबंधित विभागीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि एक उपक्रम के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए उपक्रम की क्रियाओं को किस प्रकार विभिन्न विभागों में समूहबद्ध किया जाए। परंतु मात्र विभागों का सृजन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इन विभागों या विभागीय प्रबंधकों में अधिकारों का वितरण इस प्रकार हो जिससे सभी विभाग कार्यशील इकाइयों के रूप में पूर्ण सामंजस्य के साथ उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी हो सके। इस दृष्टि से संगठन संरचना के संबंध में दूसरा प्रश्न उठता है कि एक उपक्रम के रेखीय प्रबंधकों तथा विशेषज्ञों के मध्य अधिकारों का विभाजन एवं संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। यही मूल समस्या है जिसके लिए संगठन के विभिन्न प्रारूपों की रचना की गई है, जिनमें निम्न प्रारूप प्रमुख हैं। रेखीय संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन, कार्यात्मक संगठन, समिति संगठन। आइए जानते हैं रेखीय संगठन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यह संगठन का सरल एवं सर्वाधिक प्राचीन स्वरूप है। इस प्रारूप को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे सैनिक संगठन, सोपानवत संगठन, विभागीय संगठन, लंबवत संगठन आदि। इस संगठन प्रारूप में ऐसे व्यक्तियों को जिनको निर्णय लेने संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं, सर्वोच्च प्रबंध और जिन्हें निर्णय लेने संबंधी अल्प अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रथम श्रेणी प्रबंध की संज्ञा दी जाती है और इन दोनों को जोड़ने वाला मध्य प्रबंध कहलाता है। इसलिए रेखीय संगठन श्रेणी प्रबंध से ऊपर की ओर रेखाबद्ध रूप में होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है और उत्तरदायित्व व निवेदन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। अधिकार एवं दायित्व एक सीधी रेखा में क्रमिक रूप से संप्रेषित होते हैं। आगे देखते हैं रेखा एवं कर्मचारी संगठन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक व्यावसायिक उपक्रम का विस्तार होने पर एक बिंदु ऐसा आ जाता है जब विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी रेखीय संगठन में विशेषज्ञों का प्रावधान कर दिया जाता है, उस संगठन का रूप व नाम बदलकर रेखा एवं कर्मचारी संगठन हो जाता है। ये विशेषज्ञ संगठन को अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट परामर्श प्रदान करते हैं। प्रश्न उठता है, स्टाफ की आवश्यकता क्यों? कंपनी का विस्तार होने पर रेखीय या परिचालक प्रबंधकों पर कार्य के परिचालन तथा अपने अधीनस्थों के कार्य को नियंत्रित व समन्वित करने का भार इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अन्य सहायक विशिष्ट कार्यों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने व सोचने को समय नहीं मिलता और न उन विशिष्ट कार्यों में वे पारंगत ही होते हैं। परिणाम स्वरूप रेखीय प्रबंधकों को उससे संबंधित विशिष्ट क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। आइए आगे देखते हैं कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कार्यात्मक संगठन कुछ बृहत आकार के
उपक्रमों में देखने को मिलता है। इस संगठन प्रारूप के अंतर्गत स्टाफ विशेषज्ञ का कार्यक्षेत्र मात्र परामर्श प्रदान करना नहीं है, बल्कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसे रेखीय अधिकार भी प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार जहां शुद्ध रेखा संगठन में स्टाफ विशेषज्ञों का नाम मात्र का प्रयोग किया जाता है तथा रेखा स्टाफ संगठन में कुछ कार्यों में विशिष्टीकरण के लिए परामर्शदाता के रूप में स्टाफ का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कार्यात्मक स्टाफ विशेषज्ञों को रेखीय अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। वे अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न विभागीय अधिकारों व कर्मचारियों को सीधे अपने नाम में आदेश प्रेषित करते। इस प्रकार कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत टूट जाता है और विभागीय कर्मचारियों को विभागीय प्रबंधक तथा विशेषज्ञ दोनों के आदेशों का पालन करना होता है। इसमें कुछ गुण और दोष भी पाए जाते हैं। इस प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्टाफ विशेषज्ञ अपने सुझाव या योजना के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उसे क्रियान्वित व नियंत्रित करने का अधिकार उन्हें दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिचालन या उत्पादन विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों को सीधे विशेषज्ञ द्वारा पथ प्रदर्शन मिलना संभव हो जाता है। इस प्रारूप का प्रमुख दोष यह है कि इसमें परिचालन विभागों के कर्मचारियों को आदेश प्रदान करने वाले एक से अधिक प्रबंधक हो जाते हैं और आदेशों का पालन करने में कर्मचारियों को कठिनाई होने लगती है, क्योंकि कभी-कभी आदेश विरोधाभासी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समिति संगठन यानी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। समिति संगठन से आज से ऐसी संगठन संरचना से है जिसमें कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्यों में से ही एक व्यक्ति उस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह समिति स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हो सकती है। समिति संगठन वास्तव में रेखा एवं स्टाफ संगठन का बढ़ा हुआ रूप है, जिसमें प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर रेखीय प्रबंधक या स्टाफ विशेषज्ञ प्रबंधक के स्थान पर एक समिति कार्य करती है। समिति संगठन प्रारूप सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। व्यावसायिक उपक्रमों में समिति संगठन में वित्त समिति, नियोजन समिति, शोध समिति, गुण नियंत्रण समिति, उत्पादन समिति आदि हो सकती है। समिति संगठन में समितियां कार्यकारी अथवा मात्र परामर्शदात्री दोनों ही हो सकती हैं। वैसे सामान्यतः समितियां परामर्शदात्री प्रकृति की ही गठित की जाती हैं, जो कार्यकारी प्रबंधक को परामर्श प्रदान करती हैं तथा विभिन्न कार्यों का समन्वय भी करती हैं। वैसे इस समिति को विभिन्न विभागों से आंकड़े तथा सूचनाएं प्राप्त करने, सुझाव मांगने आदि का अधिकार होता है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों की बुद्धि का एकीकरण है। जैसे नए उत्पाद समिति में निर्माणी, इंजीनियरी, विपणन तथा वित्त विभागों के विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं। यद्यपि इन समितियों के परामर्श को लागू करना अनिवार्य नहीं है,
परंतु ये समिति रेखीय प्रबंधकों को विचार विमर्श से सम्मिलित करके स्वेच्छा से सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार कर लेती है। इसके कुछ गुण होते हैं और इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। इससे होने वाले लाभ: सामूहिक निर्णय अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सही होते हैं। समिति सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य करती है, अतः निर्णय प्रभावी होते हैं तथा दिल से कार्यान्वित किए जाते हैं। समिति के क्षेत्र में सभी कार्यों में समन्वय बनाया जा सकता है। समिति के निर्णय आंकड़ों तथा ठोस सूचनाओं के विश्लेषण पर आधारित होने के कारण अधिक प्रभावी तथा व्यावहारिक होते हैं। समिति संगठन व्यावसायिक उपक्रमों में प्रजातांत्रिक भावना को विकसित करने में सहायक होता है। इससे होने वाली हानियाँ: समिति संगठन में कई व्यक्तियों के होने के कारण निर्णय लेने में विलंब हो जाता है। समिति संगठन पर आक्रामक प्रकार के व्यक्ति अपना निर्णय थोपने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अन्य लोगों को विवेक का प्रयोग नहीं करने देते। समिति यदि मात्र परामर्शदात्री है तो उनके प्रयास सामान्यतः निरर्थक हो जाते हैं। कार्यकारी व्यक्ति उनके परामर्शों पर अमल नहीं करना चाहता। समिति के निर्णय बहुमत से होते हैं, अतः अल्पमत के सुझाव चाहे वे ठोस हों प्रभावहीन हो जाते हैं। समिति संगठन में किसी एक व्यक्ति पर उत्तरदायित्व न होने के कारण उत्तरदायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है।